तो चलिए हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कब इनैक्टमेंट हुआ और कब इन्फोर्स हुआ। तो एक डेट है 26 नवंबर को इनैक्ट हुआ था 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये इन्फोर्स हुआ था। इसको हम संविधान दिवस के तौर पर जानते हैं और इसको हम गणतंत्र दिवस के तौर पर जानते हैं। ये क्या प्रोसीजर हुआ था, कैसे हुआ था, आज हम ये देखेंगे। और साथ ही हम देखेंगे एक एक्सपर्ट कमेटी के बारे में जानेंगे जो कांग्रेस की बनी थी, उसका क्या काम था, कैसे उन्होंने किया था सब कुछ। और साथ ही में कुछ क्रिटिसिज्म देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जो क्रिटिक्स कुछ आए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के खिलाफ। मतलब कि हर कुछ आजकल तो मूवी के भी आते हैं, कोई मूवी बनती है तो लोग अपनी राय देना चालू कर देते हैं कि ये मूवी ऐसी खराब है, ऐसी सही है, इन पॉइंट पर खराब है। तो कुछ ऐसी बुराइयां कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के खिलाफ लोगों ने, तो कुछ एक्सपर्ट, कुछ विद्वान लोग हमारे देश के बोला था, तो उनको भी एक बार देखेंगे गौर से आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनैक्टमेंट से, इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से शुरुआत करते हैं। इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तारीख तो बताई मैंने 26 नवंबर 1949 को इसे इनैक्ट किया गया। इनैक्टेड में देखिए, जैसे कि पिछले वीडियो में बनाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी। वो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करते थे, संविधान में लाते थे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता था, कुछ आइडिया दिया जाता था और फिर उसे बदलकर सेकंड ड्राफ्ट बनाने के लिए बोला जाता था। ऐसे हुआ करता था। तो फाइनल ड्राफ्ट जो है, जो फाइनल ड्राफ्ट हमारा बन गया, जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन हम जिसे कह सकते हैं, ये पेश हुआ संसद में। आपको बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये बना था, बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में ये फाइनल ड्राफ्ट। और ये संसद में आपको पेश हुआ 4 नवंबर 1948 को। मतलब 4 नवंबर 1948 को हमारा संविधान तैयार हो गया था। ये तैयार बन के हो गया था, इसे पेश किया गया संसद में, इस पे रीडिंग चली, 4 दिन की रीडिंग चली, डिस्कशन हुआ। मतलब डिस्कस होता है ना संविधान में, संसद में कुछ भी पेश होता है तो उस पर चर्चा होती है, इस पे भी चर्चा हुआ। 9 नवंबर तक चर्चा चली 1948 की ही 4 दिवसीय चर्चा चली। और इसको हम फर्स्ट रीडिंग भी कह सकते हैं। फर्स्ट रीडिंग, पहली रीडिंग थी संविधान की। पहली बार जब संविधान पढ़ा जा रहा था, एक एक कॉपी ड्राफ्ट की सभी सांसदों जितने से समय बांट दिया गया, बोला कि पढ़िए, डिस्कस कीजिए। 4 दिन तक डिस्कस हुआ। और 9 नवंबर को कुछ अमेंडमेंट्स कह सकते हैं आप इन्हें, अमेंडमेंट कहा गया बी आर अम्बेडकर जी से कि ये गलत है, ये सही है, इसको सुधार कीजिए। मतलब जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं वो सीधा ओरिजिनल नहीं है कि बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में लिखी हुई ही है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, डिस्कशंस हुए, अमेंडमेंट्स हुए कुछ, और फिर जो देखते हैं आज हमारा फाइनल संविधान वो है। तो उन्होंने अमेंडमेंट्स के आइडिया दिए और कहा कि आप इसको कीजिए प्रिपेयर। तो फिर उन अमेंडमेंट्स के बाद एक सेकेंड रीडिंग बैठी। जब ये अमेंडमेंट्स हो गए तब इसके बाद सेकेंड रीडिंग आपकी बैठी, फिर इसकी सेकेंड रीडिंग बैठी, इसकी सेकेंड रीडिंग बैठी। और सेकेंड रीडिंग कब हुई? 15 नवंबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1948 को सेकेंड रीडिंग स्टार्ट हुआ। 9 नवंबर को सेकेंड रीडिंग खत्म हुआ था, फर्स्ट रीडिंग खत्म हुआ था, और सेकेंड रीडिंग उसके 6 दिन बाद स्टार्ट होगी सेकेंड रीडिंग। दूसरी बार पढ़ना, पहली बार ऐसी ऊपर है कि है क्या भाई संविधान, ये ऊपर से कि क्या क्या चीज दिया है आपने सिटीजन, ये सब ऐसी ऊपर ओवरव्यू पर है। अब सेकेंड रीडिंग में डिटेल में पढ़ना गए, जितने क्लाउज थे, जितनी आप पता, हैंड रिटन सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का, इसको एक एक पढ़ना था, एक एक लाइन पढ़ना था। फर्स्ट रीडिंग में एज ए ओवरव्यू मेन टॉपिक्स पढ़ा गया, और सेकेंड रीडिंग में डिटेल्ड क्लाउज पढ़ा गया, एक एक लाइन को। और ये रीडिंग सबसे लंबी रीडिंग चली। शुरू कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 को, और खत्म हुआ 17 अक्टूबर 1949 को। लगभग 1 साल चला ये रीडिंग। मतलब पूरे संसद में 1 साल तक इसी पे बहस हुई संविधान की। और इन्हीं 1 साल के दौरान जो अमेंडमेंट्स हो रहे थे वो किए गए। यही 1 साल के दौरान जो भी चेंजेस करने थे संविधान में, मतलब एक ये है, इन्होंने रखा अपना दावा
बी आर अम्बेडकर को ये सही लगा, सभी लोगों को सही लगा, तो उन्होंने चेंज कर दिया। ऐसे करके 1 साल तक डिटेल क्लॉज पढ़ा गया, सब कुछ पढ़ा गया, जितने चेंजेस थे किए गए। और फिर एट लास्ट थर्ड रीडिंग ली गई इसकी। थर्ड रीडिंग मतलब संविधान को 3 बार पढ़ा गया था, संविधान को नहीं, ड्राफ्ट को। ये अभी सिर्फ ड्राफ्ट कहलाता है, क्योंकि संविधान का अभी इसको नाम नहीं मिला था। इस ड्राफ्ट को तीसरी बार पढ़ा जाना था, और तीसरा बार पढ़ना स्टार्ट किया हमने इसको 14 नवंबर 1949 को। तीसरा बार इसको पढ़ना स्टार्ट हुआ 14 नवंबर 1949 को। फाइनली लास्ट टाइम रीडिंग थी, और अंततः जाकर के 26 नवंबर 1949 को इस पे साइन कर दिया गया। जितने भी सांसद जितने थे इसको साइन कर दिए 26 नवंबर 1949 को, कि अब हम इसे इनेक्ट करते हैं, ये हमारा संविधान होगा, इट विल बी अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो तैयार कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? 1948 में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था बनके ड्राफ्ट। उस पर डिस्कशंस के बाद बहुत कुछ के बाद 26 नवंबर 1949 में जाकर के इसे इनेक्ट कर लिया गया कि अब हम इसे संविधान मानते हैं। सर्वसम्मति से सबने साइन कर दिए ड्राफ्ट के ऊपर, और फिर ये संविधान इनेक्टमेंट हो गया। तो ये था इनेक्टमेंट का प्रोसेस कि कैसे इनेक्ट हुआ। 3 रीडिंग बैठी, और तीनों रीडिंग में महत्वपूर्ण अगर बोलेंगे तो दूसरी रीडिंग है। पहली और आखिरी रीडिंग तो कुछ ही दिन चली, दूसरी रीडिंग सबसे महत्वपूर्ण है कि वो 1 साल चली लगभग। इनेक्ट कर लिया और एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट भी उसी दिन कर लिया, 26 नवंबर को ही इनेक्ट भी किया, एडॉप्ट भी किया। हमारा प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन है ऐसा, ऑन द दिस डे ऑफ 26 नवंबर वी इनेक्ट एंड गिव अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक लाइन है क्लियर लिखा हुआ कि हम आज के दिन 26 नवंबर को अपने आप को ये संविधान सौंपते हैं। तो 26 नवंबर को सौंपा गया संविधान खुद को। अब ये इनेक्टमेंट में मेजर रोल बनेगा, सबसे बड़ा रोल जो था वो थे बी आर अम्बेडकर जी। ये शख्सियत अपने आप में मिसाल थे। जो संविधान में अब चर्चा हो रही है, ये अध्यक्षता थे ड्राफ्टिंग कमेटी की, इन्होंने रखा ड्राफ्ट सामने। अब जो भी सवाल उठेंगे उस पर डायरेक्ट इन पे उठेंगे कि आपने क्या किया, कैसे किया, तो ये बखूबी से जो भी सवाल आते थे उनका जवाब देते थे, और कुछ हद तक अपनी बातें मनवा भी लेते थे, क्योंकि इनका बोलने का लहजा ऐसा कमाल का था कि हर कोई इनके बातों को समझते थे। ये मतलब एक एक पॉइंट समझाने की जिम्मेवारी इनकी थी कि जो भी रीडिंग हो रही है रीडिंग के दौरान, क्योंकि ये एक वकील थे और इनके कमेटी में भी अधिकतर लोग वकील थे। तो जो संविधान लिखा गया वो एक लीगल लैंग्वेज था, और लीगल लैंग्वेज को पढ़ना एक किसी आम व्यक्ति के बस की बात है नहीं, मतलब तो उसको थोड़ी परेशानी होगी, पढ़ सकता है पर थोड़ी परेशानी होगी। तो अच्छे से वो लीगल लैंग्वेज में लिखी गई संविधान को एक सरल भाषा में समझाने का काम इनका था संविधान में। तो रीडिंग के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका था। इन्होंने एक एक पॉइंट डिटेल में समझाया पूरे संसद को, और इनको हम आज चीफ आर्किटेक्ट के नाम से भी जानते हैं। चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है संविधान का, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट भी हम इनको मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही आर्किटेक्चर किया उसका, ये सब किया। और फाइनली हमारा संविधान 26 नवंबर को कनेक्ट हुआ। और संविधान में क्या क्या था हमारे? तो संविधान में एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल हालांकि बाद में ऐड हुआ, उस समय ड्राफ्टिंग में प्रीएम्बल नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, वो हम देखेंगे प्रीएम्बल को डिटेल में। और क्या था इसमें? 389 आर्टिकल था। उस समय के संविधान में 389 आर्टिकल था, आज बढ़ गए हैं ये। और आपके 8 शेड्यूल थे। 389 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल और 22 पार्ट। ये 22 को ऐसे लिखते हैं, 22 पार्ट थे हमारे संविधान में उस समय, जो संविधान हमारा बना था। और ये ऑफिशियली हमने इनेक्ट कर लिया अपने अंदर। मेजर रोल बी आर अम्बेडकर जी ने निभाया था रीडिंग में। तो दिस वाज द इनेक्टमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे हमने इनेक्ट किया हमने देखा। अब चलिए इन्फोर्समेंट देखते हैं। इनेक्टमेंट बोला था 26 नवंबर 1949 को हुआ, और इन्फोर्समेंट कब हुआ? इन्फोर्समेंट हुआ आपको 26 जनवरी 1950 को, गणतंत्र दिवस जिसको हम बोलते हैं। अब बात ये भी थी, अगर हम थोड़ा यही तारीख क्यों चुना गया, क्या विशेष है इस तारीख में 26 जनवरी में?
कि इसी तारीख को चुना गया कि हमारे भारतीय देश की आम जनता के लिए इसे लागू कर दिया जाए। इन्फोर्समेंट मतलब लागू, कि अब ये भारत के हर एक व्यक्ति पर लागू होता है। ये तारीख चुनने के पीछे क्या वजह थी? नवंबर में हो गया सब कुछ, फिर भी 2 महीना वेट किए हम लोग इस तारीख का। तो इसके पीछे हिस्ट्री में देखेंगे तो एक तारीख थी, एक नाम आता है पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज। ये तारीख थी 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 ये तारीख। अब हुआ क्या था पूर्ण स्वराज में? जैसे कि आप सब जानते हैं, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, ये लोग पहले क्या डिमांड कर रहे थे कि हमको एक सेल्फ रूल दिया जाए अंडर द ब्रिटिश मोनार्च। मतलब हाँ ठीक है, आप ब्रिटिश की हुकूमत रखिए, लेकिन यहाँ जो कंट्री में हम जो कुछ भी करें हमको सेल्फ रूल किया जाए, हम कंट्री में अपना खुद का रूल रखें, हमें एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दीजिए कि भाई हम पूर्ण, मतलब कि आप हमें पूरी आज़ादी मत दीजिए, आप हमें खुद का रूल करने थे। पहले मांग यही थी, आईएनसी की हमेशा से मांग ये रही थी पहले से कि हमें सेल्फ रूल दिया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो लोगों ने पूर्ण स्वराज नहीं मांगा था पहले कभी। उन्होंने कहा था कि हमें खुद की रूल, खुद के जमीन पर खुद को रूल करने दीजिए, भले आप अपनी हुकूमत रखिए हमारे ऊपर ब्रिटिश मोनार्च के अंदर। लेकिन जैसे कि बहुत सारे विद्रोह होने लग गए थे, बहुत सारे ये हुए, और 1929 और 30 के आसपास गांधी जी, नेहरू जी सब समझ गए, और सुबह ये घटना भी हो गई थी, भगत सिंह सुखदेव वाली घटना भी हो गई थी। तो सबको समझ में आ गया कि ये ब्रिटिशर्स तो हमको सेल्फ रूल देने से रहे, अब ये ब्रिटिशर्स हमको सेल्फ रूल देंगे नहीं, अब हमको आज़ादी छीन के लेनी होगी। सब गांधी जी भी समझ गए थे। तो अंततः लाहौर सेशन में एक सेशन बैठा था, लाहौर सेशन बहुत फेमस सेशन है, आईएनसी का लाहौर सेशन। जब कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, उसमें कब हुआ था ये लाहौर सेशन? दिसंबर 1929 को ये लाहौर सेशन हुआ था। इस दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, डिक्लेयर किया, एक तरह से डिक्लेयर किया, घोषणा की कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग है पूर्ण स्वराज। अब हमें सेल्फ रूल नहीं, अब हम हम पूर्ण स्वराज छीन के लेंगे उनसे। अब ये पूर्ण स्वराज छीन के लेंगे। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर सेशन में जाकर के दिसंबर 1929 में कह दिया कि अब कांग्रेस का एकमात्र मोटो रहेगा पूर्ण स्वराज, हमको पूरी आजादी चाहिए। और इसी के अंतर्गत, इसी पूर्ण स्वराज के अंतर्गत इन्होंने एक काम किया। 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पहली बार तिरंगा फहराया। उस समय का तिरंगा अलग हुआ करता था, बीच में चरखा हुआ करता था। अब आज के डेट में हम देखते हैं अशोक चक्र, उस समय चरखा हुआ था। हम कह सकते हैं फ्री इंडिया का फ्लैग, फ्री इंडिया का फ्लैग, फ्री इंडिया फ्लैग मतलब आजाद भारत का ध्वज इन्होंने फैलाया। आप लोग बताइएगा किस नदी के तट पे फैलाया, ऑन विच रिवर बैंक? बहुत फेमस है, ये सवाल पूछा भी गया है एक बार प्रीलिम्स में कि किस नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी ने आजाद भारत का पहला ध्वज फहराया था। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, छोटे मोटे एग्जाम में नहीं। आप लोग रखिएगा, कीजिएगा कमेंट में, बताइएगा क्या जवाब है इसका। तो मतलब इस डेट की खासियत समझ गए ना, खासियत क्या था इस तारीख की? यही तारीख क्यों 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि 26 जनवरी वो तारीख थी जिस दिन पहली बार हमने आजाद भारत का तिरंगा फहराया था। और उस समय बहुत सारे विद्वान कहे, जितने भी हमारे एक्सपर्ट कमेटी थी, कि हम जब भी आजादी लेंगे हम 26 जनवरी को ही लेंगे आजादी। कहा गया कि हम 26 जनवरी को, लेकिन जैसे कि इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया 1947 अगस्त में, तो अब अगस्त से, क्योंकि 1947 का जनवरी निकल चुका था, अब अगस्त से हम जनवरी तक का वेट करते 6-7 महीना और, तो इतना सब्र नहीं था किसी में, क्योंकि आजादी एक तो मिल रही थी तो उसके लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ले ली। पर इस समय जब इसको इन्फॉर्मेट करने की बात आई, तभी बोले कि अब तो करते हैं, अब 26 जनवरी 1950 को घोषित करते हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ 2 महीने का वक्त है। तो इन्होंने 26 जनवरी 1950 को चुना अपना संविधान इंस्टॉलमेंट करने के लिए। आप में से बहुत लोग होंगे कि जिनको 26 जनवरी का दूसरा नाम आज पता चला होगा कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस भी कहा जाता है।
पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी हम 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन पहला आजाद भारत का तिरंगा फहराया गया था। और किन्होंने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किस नदी के तट पर फहराया था, आप बताइएगा। और पहली और 26 जनवरी को आकर के हमारा पूर्ण संविधान, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया पूरे देश के हर एक जनता के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ये संविधान का कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि ऐसे मेन सर में ये सवाल आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जैसे कि हमने पहले देखा 1935 का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, और एक और इंडिपेंडेंस एक्ट था, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का। ये दो एक्ट थे। अब जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, क्या ये दोनों खत्म हो जाएंगे? ये सवाल मेंस में आते हैं। इसी सवाल को घुमा फिरा के पूछा गया है एक दो बार मेंस में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इस पर डिटेल्स में आंसर देना होता है। क्या ये नलिफाई हो जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद? जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा तो क्या इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा? ये खत्म कर दिए जाएंगे? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, क्योंकि ये भी तो एक तरह का अपने आप में संविधान ही था कि इतने सारे नियम कायदे थे, तो क्या इसके आने से वो खत्म होंगे? तो इसका एक सिंपल वे में जवाब दिया गया, जो संविधान में भी है दिया, कि ये दोनों भी मान्य रहेंगे, ये दोनों को खत्म नहीं किया जाएगा, ये दोनों भी मान्य रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ 35 बहुत बड़ी कॉपी है और इंडिपेंडेंस एक्ट हमको इंडिपेंडेंट देता है, इसको भी खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें यह कहा गया, अगर इनका कोई प्रोविजन, इनका कोई नियम या कुछ भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहे प्रोविजन से टकराता है, आपस में टकराव हो जाता है दोनों के प्रोविजन में, तो हम जिसे महत्व देंगे वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन, ना कि इसके प्रोविजन को। मतलब उस कंडीशन में अगर कोई इसका प्रोविजन और इसका प्रोविजन आके आपस में टकरा रहे हैं, एक जगह पे वायलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब कि ये कुछ कह रहा है उसी चीज के बारे में ये कुछ और कह रहा है, तो वहां पे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को दर्जा देंगे, ना करके इसको रद्द कर देंगे। उस समय उस प्रोविजन को नहीं, पूरा एक्ट को नहीं, उस प्रोविजन को रद्द करेंगे। तो मतलब ये समझिए कि कैसे किया गया, कि रहेगा लागू दोनों एक्ट, लेकिन इनका अगर कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से वायलेट करेगा, बीच में आएगा, तो उस प्रोविजन को रद्द कर दिया जाएगा। ये क्लियर कहा गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो और बाकी सभी कंडीशन में ये लागू है। अब एक और सवाल बनता है कि ऐसा क्यों किया हमारे कमेटी ने, जब हमारा खुद का संविधान बन गया फिर भी इनको लागू क्यों रहने दिया? क्योंकि ये तो ब्रिटिश का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 और ये भी ब्रिटिश का एक्ट है 1947, कैबिनेट मिशन से आजाद हो गए, हम खुद इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब इनके एक्ट को क्यों ढोए हम? तो ये कहा गया कि उस समय देश नया नया आजाद हुआ था, नए नए लोग थे बना रहे थे संविधान, तो उनको डर था कि हमसे कुछ छूट ना गया हो, तो इसलिए उन्होंने इसको भी लागू रहने दिया, क्योंकि कुछ छूटा होगा तो इसमें होगा ही। एक चीज है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आते ही इन दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था एक चीज जिसको उसी दिन रद्द कर दिया गया जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, वो ये कि हमारे किसी कोर्ट का जजमेंट अगर ऊपर कोर्ट में जाना है तो वो जाता था पेरिस कोर्ट, लंदन में जाता था। लेकिन क्योंकि अब हम आजाद भारत हैं तो हमारा कोई केस लंदन के कोर्ट में क्यों जाए? हमारा केस हमारे देश के कोर्ट देखेंगे, हम लंदन के कोर्ट में क्यों जाएंगे? ये कहा गया, तो इसलिए उस चीज को तो उसी दिन खत्म कर दिया गया और बाकी सब चीज को रखा गया। जब वॉलेट होंगे एक दूसरे से तब उसको देखा जाएगा क्या करना है कंडीशन बता दिया गया। उस समय हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को महत्व देंगे, ना करके इनके प्रोविजंस को। क्लियर कहा गया उस समय, और उस समय उस प्रोविजन को रद्द करके उस वहां आ जाएगा जमा। तो ये था आपका इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है, इनैक्ट और इन्फोर्समेंट कैसे हुआ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे क्या बोला था हमने, और हम क्या देखेंगे, एक्सपर्ट कमेटी, जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, एक एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी।
ये जब ऐलान हुआ कि देश में इलेक्शंस होंगे तो उसमें सब आश्वासन थे, पूरे इंडिया को पता था कौन जीतने वाला है, कांग्रेस को भी पता था हम जीतने वाले हैं, सबको पता था कांग्रेस जीतेगी, पूर्ण बहुमत से जीतेगी, वही लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि देश के अधिकतर लोगों का झुकाव कांग्रेस की तरफ था उस समय। अधिकतर क्या, लगभग समझ ले पूरा झुकाव ही कांग्रेस की तरफ था। तो कांग्रेस तो समझ गई थी हमको जीतना है, तो इसलिए जब इलेक्शन होने के पहले से ही कांग्रेस ने तैयारी चालू कर दी थी। ये किसी भी कॉन्फिडेंट पार्टी की अच्छी बात होती है कि वो पहले से ही तैयारी चालू कर दे देश हित में। तो इन्होंने तैयारी चालू की और कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे, जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ये कैसे वर्क करेगा, इसके प्रोसीजर क्या होंगे, ये सब डिसाइड करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू, ये होंगे इस कमेटी के चेयरमैन। ये कमेटी करेगी क्या, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसके क्या काम होंगे, कैसे प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या करना है, ये सब देखेगी। ये सब अभी चुनाव के पहले से ही रेडी करके रखेगी। बहुत बड़े विद्वान इतिहासकार बोलते हैं कि ये कांग्रेस की एक्सपर्ट कमेटी का भी एक मेजर रोल है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इतना बढ़िया से काम किया और संविधान हमारा इतना बढ़िया पेश किया, क्योंकि इनको क्या करना है ये पहले से ही तय किया हुआ था, पहले से ही तय करके रख दिया गया था, रेडी था पहले से ही। इसलिए इनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई और प्रोसीजर आराम से हुआ और संविधान भी आराम से लागू हो गया। इसलिए इनका भी एक मेजर रोल माना जाता है इनका इतिहासकारों का। इनके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा होती नहीं है, आज तक सवाल भी नहीं आया है कभी इतिहास में, इनके ऊपर ज्यादा सवाल कहीं बनते नहीं है। लेकिन फिर भी ये कि हुज नो द फ्यूचर, फ्यूचर कौन देखा है, कब आ जाए सवाल, तो हमें पढ़ना जरूरी है। पूछ सकते हैं, आज तक नहीं पूछा तो भविष्य में नहीं पूछेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, पूछ सकते हैं। पर इतिहास के लिए बहुत जरूरी है कि एक मेजर रोल था इनका भी। तो ये कमेटी थी क्या कि इस कमेटी ने, जवाहरलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के, इस कमेटी ने 2 मीटिंग रखी, 2 मीटिंग हुई है जो इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी पूछ सकते हैं, पीसीएस में जनरली पूछा गया है 1-2 बार, यूपीएससी ने तो नहीं पूछा, फिर पीसीएस ने पूछा दिया होगा कि 1 मार्कर क्वेश्चन, कि जैसे कि इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। इस अब कमेटी बनी है तो मीटिंग तो होगी, तो मीटिंग आपकी हुई थी इसकी जुलाई 20 से 22 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और इसकी सेकेंड मीटिंग, 2 ही मीटिंग हुई है, और इसकी सेकेंड मीटिंग हुई थी आपकी अगस्त 15 से 17 1946। ठीक है, 2 मीटिंग हुई थी। इस 2 मीटिंग में इन्होंने क्या किया, प्रोसीजर तय किया, प्रोसीजर और क्या क्या कमिटीज बनेंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जो मैंने बोला था यूनियन कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सब जो पहले से बोला था ना, ये सब इन्होंने तय किया कि कमिटीज क्या क्या बनेंगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, कमिटीज अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी इन्होंने तय कर दिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत आसान हो गया काम करना, क्योंकि उन्होंने सब कुछ पहले से तय करके रख दिया था। तारीख है, 1 मार्कर में पूछ सकता है, और कोई इतना भी इसमें नहीं है खास। अब आगे बढ़ते हैं। और एक बात इस एक्सपर्ट कमेटी का, इन्होंने रेजुलेशंस रखे थे, कुछ रेजुलेशंस रखे थे एक्स्ट्रा काम में। एक रेजुलेशंस भी इन्होंने रखा था, जिसको आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू जी ने आईएनसी की तरफ से किस नाम से रखा, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। पिछली वीडियो में बात की है हमने, ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है हमारा प्रिएम्बल, उद्देशिका, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो मतलब इनडायरेक्टली प्रिएम्बल को भी इन लोगों ने कहा, जहां तक है रेजुलेशंस दे दिया था, प्रिएम्बल की भी नींव रख दी थी इन लोगों ने। तो इसलिए ये खास होते हैं, क्योंकि इनका बहुत रोल था, एक रोल था इनका प्रिएम्बल बनाने में भी, क्योंकि उन्हीं के ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन थी, और ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन का मॉडिफाइड फॉर्म हमारा प्रिएम्बल है। तो अभी आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, क्रिटिसिज्म
ऑफ व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ये जो हमारी असेंबली बनी थी, इसके ऊपर कुछ आरोप भी लगे, मतलब आरोप नहीं, क्रिटिसिज्म होते ना। अभी एक मूवी भी आज के दिन रिलीज होती है तो लोग बोलने लगते हैं ये क्या कर रहा है। क्रिकेट में ही देख लीजिए, विराट कोहली 0 पे आउट हो गया, लोग बोलने लगते हैं भाई खेलने नहीं आता है, 0 पे आउट हो गया। लेकिन अगर उसी लोग के हाथ में बल्ला थमा के वहां खड़ा कर दो तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे। तो होता ही है, सब लोग अपना अपना कमेंट मारते हैं, तो कुछ कमेंट मारेगा इनके ऊपर। तो उन क्रिटिक्स को देख लेते हैं, क्या क्या क्रिटिक्स थे वो। हमारे भारत देश में वही है ना, राय देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन वही काम उनको करने बोलो तो नहीं, बस राय देना आएगा, काम करने नहीं आएगा। ये हमारे भारत देश का है। तो वही कुछ क्रिटिक्स, कुछ ऐसा कमेंट दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो देख लेते हैं क्या क्या कमेंट दिया गया है। सबसे पहला बात जो इसके बारे में बोला गया कमेंट, बहुत सारे विद्वान थे हमारे देश में, उन विद्वान लोगों ने कुछ बोला। तो पहला बात कहा गया कि ये नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कुछ क्रिटिक्स सही में थे लेकिन ज्यादातर गलत थे। जैसे कि पहला ये देखिए, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये जो बॉडी हमने बनाई है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर हैं, ये क्रिटिक्स पे कई एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। देखिए जो हमारे जो मेंबर हैं इसमें, इनको हमारे देश की जनता ने नहीं चुना है ना। उन्होंने ये कहा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का संविधान बनाएगी, भारत का भविष्य तय करेगी, इन लोगों को हमारे देश की जनता ने नहीं चुना, ये तो अपने अपने बना दिया गया है, जनता ने थोड़ी चुना है हमारे देश की। ये कहा गया है कुछ लोगों की तरफ से। लेकिन उन मूर्खों को कौन समझाए भाई। एक तो बड़ी मुश्किल से आजादी मिल रही थी इतने साल के मेहनत के बाद, अब उस सिचुएशन में आप चाह रहे हो कि हम चुनाव करवाएं और चुनाव करा के ये तय करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन होगा, फिर वो लोग बनाएं। एक तो वहां उस समय इलेक्शन लगभग इम्पॉसिबल था, एक तो इतनी मुश्किल से आजादी मिल रही थी, जितनी जल्दी ले लो उतना सही था, देश हित में काम कर रहे थे। और ऊपर से इलेक्शन करा के भी क्या फायदा होता बताइए। हमारे देश के गरीब वर्ग में उस समय इतनी समझ नहीं थी कि वो किसको चुने ना चुने। आज के डेट के जैसे लोग नहीं है कि हम समझदार है कि हम डिस्कशन करते हैं भाई इसको वोट देंगे उसको वोट देंगे। क्या है, उस समय हमारे देश की 80% आबादी गरीब थी, तो क्या उस 80% आबादी को कुछ भी फर्क पड़ता कि कौन जाता नहीं जाता सरकार पद पे, वो किसको वोट देते। और ऐसे भी हमारे देश के सिर्फ 10% लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, केवल 10% लोग ही वोट दे सकते थे। तो ऐसे भी कोई मतलब ही नहीं था इलेक्शन कराने का कि इसके बाद आप 10% लोगों के वोट के ऊपर देखोगे। तो ये, तो जहां तक मेरा अगर व्यू देखे आप मेरे रहे, तो ये एक गलत क्रिटिक था, ऐसा ये आरोप गलत था उनके ऊपर, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी उस समय बनाने को कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। हमको आजादी चाहिए थी जल्द से जल्द, और पैसे भी लेनी थी, और चुनाव करा भी देते तो कोई फायदा नहीं होता, उसका कुछ यूज नहीं था, क्योंकि वहां से कोई फायदा आने वाला नहीं था। लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो समझदार होकर के वोट देंगे, और 10% लोग ही वोट दे रहे थे ऐसे भी। ठीक है, तो पहला ये कहा गया जो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल गलत है मेरा व्यू में। अब सेकंड क्रिटिक क्या किया गया इनको, सेकंड बात इनके ऊपर कहा गया कि ये नॉट अ सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन बॉडी का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, इंडिपेंडेंट, किसी का अधिकार ना हो जिसके ऊपर, जैसे आज के डेट में चुनाव आयोग बोल सकते हैं, नीति आयोग बोल सकते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा भाई ये सॉवरेन बॉडी नहीं है, तो ये क्योंकि ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रपोजल पे ही तो बना है, और ये प्रपोजल था किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ये किसके प्रपोजल पे बना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद कैबिनेट मिशन, उसके बाद अगस्त ऑफर आया, अगस्त ऑफर के बाद क्रिप्स आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन में कहा गया कि हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में सहायता करेंगे, प्रपोज करते, मतलब ये किसका प्रपोजल था, उनका। और क्रिप्स और कैबिनेट मिशन के 3 लोग कौन थे, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और लॉरेंस बेंटिक, ये 3 लोग थे, और तीनों कौन थे, ब्रिटिश थे। मतलब उन लोगों के कहने पे हमने बनाया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये सॉवरेन कैसे हो गई, इसको हम आजाद बॉडी कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल पे बनी है, ऐसा कहा गया। लेकिन भाई वो ये बनी क्यों, उन्होंने प्रपोज ऐसा किया क्यों, क्योंकि हमने उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया था उस समय, भारतीयों का इतना ज्यादा प्रेशर हो गया था उनके ऊपर कि उनको प्रपोज करना पड़ गया। अगर उस समय तो मतलब इनडायरेक्टली हमारे कहने पे ही तो हुआ ना,
क्योंकि हमने भारतीयों ने, उस समय के नेताओं ने, आईएनसी ने इतना डाला प्रभाव, प्रेशर राइज कर दिया, हर तरफ से हंगामा शुरू हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये मूवमेंट, हर तरफ विद्रोह चालू हो गया। फिर नेशनल इंडियन आर्मी ने बवाल मचा रखा था पूरा। ये सब कुछ हुआ तब तो जाकर के उनको मजबूरी में आके करना पड़ा। तो हमारे कुछ करने पे वो मजबूर हुए ये प्रपोजल करने के लिए, तो ये तो हमारा ही बॉडी हुआ ना। और उसके बाद तो ये साफ कहा दिया गया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ब्रिटिश लॉ के कोई भी प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेगी, ये तो क्लियर कह दिया गया था। तो इट इज अ सॉवरेन बॉडी, ये एक सॉवरेन बॉडी है, क्योंकि बाद में इन्होंने ब्रिटिश असेंबली के एक भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक भी लॉ को अपने अंदर इंपोज नहीं होने दिया। तो ये भी कहना कि ये सॉवरेन बॉडी तो नहीं है, तो ये गलत है। अब गलत या सही अपनी अपनी राय होती है लोगों की। किताब में तो बस इतना ही लिखा है कि क्या आरोप लगे। ये मेरा व्यू है कि ये गलत है, मेरी अपनी अगर राय समझेंगे तो ये बात गलत है। ये एक सॉवरेन बॉडी थी, कि बस ये कह देना कि वो ब्रिटिश प्रपोजल था तो ये सॉवरेन बॉडी नहीं होगी, तो ये बात गलत है मेरे नजर में। अब तीसरी बात इस कमेटी के बारे में कहा गया कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप देखिए मतलब देखेंगे कि 1946 में कमेटी बनी, 1948 में रिपोर्ट आया, 1950 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। कितना साल, 4-5 साल लगाए। इन्होंने कहा कि इतना स्लो। एक शख्स थे जिनका नाम देखा, नजरुद्दीन अहमद थे, नजरुद्दीन अहमद जी थे, नजरुद्दीन अहमद था। इसने कहा दिया कि ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है हमारी, जो लिखते थे B.R. अम्बेडकर, बहुत सुनो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा हमारा संविधान लिखने में। तो उन्होंने इतना समय लगा रहे हैं, ये ड्राफ्टिंग नहीं ड्रिफ्टिंग कमेटी है। उन्होंने ऐसा कह दिया, ड्रिफ्टिंग कमेटी मतलब कछुए की चाल चलने वाली कमेटी, ये कछुए की तरह सिसक रही है, इन्होंने ऐसा कह दिया। ये एक तरह से अपमान कर रहे थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी का। और इन्होंने एग्जाम्पल किस चीज का रखा गया, यूएसए का, कि अमेरिका का संविधान, यूएसए हमसे पहले आजाद हुआ था, बताया था सबसे पहला वीडियो में देखेगा इंडियन पॉलिटी में। यूएसए क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने टाटा बाय बाय कर दिया था, तो इसलिए इंडिया को भी इतनी लगाम रखी थी। तो यूएसए का संविधान बोलते हैं बहुत जल्दी बन गया था, फास्ट बन गया था बहुत, और सबसे पुराना संविधान यूएसए का है विश्व में। सबसे बड़ा पूछे तो भारत का है, सबसे पुराना पूछे तो यूएसए का है। ये बोलते हैं बहुत जल्दी बन गया। अरे लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना फेडरल सिस्टम पे, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बना फेडरल सिस्टम पे, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना यूनियन सिस्टम पे। भाई सिस्टम ही अलग है तो टाइम तो लगेगा ना। ये फेडरल सिस्टम मतलब क्या, यूएसए में 50 राज्य हैं, जैसे हमारे इधर 29 राज्य हैं, वहां 50 राज्य हैं। जैसे कैलिफोर्निया एक राज्य है और एक टेक्सास एक राज्य है। तो वहां का संविधान कुछ इस तरह से है, केंद्र के लिए अलग संविधान है एक छोटा सा, और जो कैलिफोर्निया का संविधान है वो टेक्सास में लागू नहीं, और टेक्सास का संविधान है वो कैलिफोर्निया में लागू नहीं। मतलब जितने राज्य उतने संविधान, 50 राज्य के 50 कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे। और फेडरल और यूनियन के बीच में मैंने आपको पहले ही मतलब समझा दिया है पिछले वीडियो में कि फेडरल मतलब ये है कि कई देशों ने आपस में सर्वसम्मति से एक समूह बना लिया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो यूएसएसआर, वो भी एक समिति था, रशिया का, कई देशों ने अपना करके बनाया था, लेकिन वो टूट सकता है। फेडरल कैन बी ब्रोकन। कोई राज्य अगर कैलिफोर्निया बोलेगा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, ये चाहे तो अलग हो सकता है इस समय। मतलब अमेरिका भी, जो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखते हैं, भविष्य में जाके टूट सकता है। लेकिन इंडिया को तो इस तरह से बनाया गया। यूनियन मतलब ये हुआ कि यूनियन कांट बी ब्रेक। यूनियन का कोई राज्य अगर ऐसा कहे कि मैं अलग होना चाहता हूं आपसे, तो वो नहीं हो सकता, उसको पावर नहीं है। तो वही फेडरल में आपको पावर है। आज अमेरिका को कोई राज्य चाहे तो वो अलग हो सकता है। जैसे यूएसएसआर का हम एग्जांपल जानते हैं, कैसे टूट के बिखर गया, उज्बेकिस्तान तजिकिस्तान कैसे अलग हो गए उससे। तो सेम हाल यूएसए का भी हो सकता है भविष्य के कुछ आने वाले सालों में कैलिफोर्निया टेक्सास अलग हो जाए, फिर एक नया सुपर पावर उभरेगा कहीं पे। तो वही फेडरल सिस्टम पे क्या हुआ कि अपना अपना राज्य अपना अपना संविधान बनाया, एक केंद्र में अपना संविधान बनाया, तो जल्दी बन गया। लेकिन यहाँ पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, सभी लोगों के लिए हमको एक संविधान बना था। क्या ऐसा है क्या बिहार का संविधान दिल्ली में लागू ना हो, दिल्ली का संविधान महाराष्ट्र में लागू ना हो? संविधान तो संविधान है, हर जगह हमारे देश में लागू है। एक देश एक संविधान है, तो टाइम तो लगता ना। एक देश के लिए एक ही संविधान बनाना है, और ऐसा संविधान बनाना है कि हमारा आने वाला भारत का भविष्य तय करे।
तो टाइम तो लगना जायज था यहाँ पे। और अपना यूनियन सिस्टम का संविधान बना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन से कोई देश अलग नहीं, कोई देश नहीं अलग हो सकता है। जैसे कि ये पंजाब के कुछ लोग बोलते हैं कि हमको खालिस्तान अलग देश बनाना है, खालिस्तान खालिस्तान क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि यही यूनियन पावर ही नहीं है केंद्र को या किसी भी देश की सरकार को कि एक राज्य को काट करके अलग सरकार बना दे। किसी के पास ये पावर नहीं है, क्योंकि हमारा कंट्री एक यूनियन है। आवर कंट्री इज द यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इट इज द यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ कोई भी राज्य चाह करके अलग नहीं हो सकता। तो और सभी राज्य के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इसलिए टाइम टेकिंग था। और ऐसी बातें करके कि वो टाइम कंज्यूमिंग था, ये एक अपमान था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का और हमारे आजादी का, जो ये जैसे लोग कर रहे थे, नजरुद्दीन अहमद जैसे लोग हमारे इनका अपमान कर रहे थे। अभी इन्होंने यूएसए का तो एग्जांपल दिया, अमेरिका का, कि वहां का जल्दी बन गया। क्या कनाडा का जानते हैं जनाब? कनाडा 2 साल लगे संविधान बनने में। और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एग्जांपल, यहाँ का संविधान बनने में 9 साल लगे। हमारा संविधान तो फिर भी 2 साल 11 महीनों में तैयार हो गया, यहाँ का संविधान बनने में 9 साल लगा। तो भाई अपनी अपनी आरोप लगाना है तो कुछ भी आरोप लगे कि बिना तथ्यों को जाने, तथ्यों को जान के आरोप लगाते हैं ना। तो ये आरोप भी मेरे ख्याल से गलत है। समय लगा ठीक है, लेकिन वो समय वाजिब था, वो समय लगना वाजिब था। और उस समय लगने की वजह से ही आज हम आजाद भारत में खड़े हैं। और देश की ये संविधान ही है जी, जो किसी भी सरकार को ये पावर नहीं देती है कि कुछ कर पाए। तो अगर ये संविधान नहीं होता तो सरकार आपको बेच खाती है, आपको पता भी नहीं चलता। ये संविधान है जो उनको रोक कर रखा है कि हमारा देश नहीं बेच सकते। अगर ये संविधान नहीं होता तो आज हम आजाद तो होते लेकिन हमारी सरकार के गुलाम होते। तो ये जो सब समय लगा, ये लगा सही है और लगना जायज है। तो ये भी क्रिटिक गलत है, बिल्कुल ही निरर्थ क्रिटिक है, इसका कोई तथ्य नहीं है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और कहा गया कि ये जो असेंबली बनी है ये डोमिनेटेड बाय कांग्रेस है, इसमें अधिकतर लोग कांग्रेस के हैं। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस मतलब इस समिति में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, इस असेंबली में अधिकतर लोग कांग्रेस के हैं आपके। तो ये भी एक मूर्खता वाला आरोप लगाया गया। उस समय आजादी की लड़ाई में सबसे आगे कौन थे? कांग्रेस थे। तो अधिक और गांधी जी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, फिर ये सब पट्टाभी सीतारामैया जैसे लोग, ये सब कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और इनके ही ज्यादातर फॉलोअर्स थे। तो वाजिब है कि कांग्रेस के ही लोग होंगे अधिकतर उसमें। ये सिंपल सी लॉजिकल बात है, हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस के ही होगी लोग उसमें। अब इसमें और इस कहा किसने था और ये बात कहा किसने था आपको बताता हूं। ये ग्रैनविले ऑस्टिन ने कहा था ये बात। एक तो ये जनाब इंडियन है नहीं, इन्होंने ये बात कहा कि आपकी कांग्रेस डोमिनेशन पार्टी है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ही इंडिया है, इंडिया ही कांग्रेस है, ऐसा इन्होंने एक लाइन कहा था। तो ये भी एक निरर्थ ही आरोप था, क्योंकि आजादी की लड़ाई में जो पार्टी सबसे आगे थी, आप देखिए पहला चुनाव हुआ था तो 208 सीट कांग्रेस लेके आई थी। 208 सीट आई थी कांग्रेस अपने। 73 सीट गया था मुस्लिम लीग को, 1 सीट गया था कम्युनिस्ट को, 1 सीट गया था सिख को। मतलब 208 देखिए, डबल से भी डबल। जो सेकंड नंबर की पार्टी थी उसका दुगना से भी ज्यादा सीट लाई थी कांग्रेस। तो कैसे नहीं बोल सकते, कांग्रेस का प्रभाव था भारत देश में, कांग्रेस का उस समय बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो इसलिए कांग्रेस के ज्यादा लोग होंगे ही होंगे, ये बात श्योर था। तो इसमें कोई क्रिटिक की सवाल ही नहीं उठता है। इस कॉमन सेंस की बात है भाई, जिसका ज्यादा है प्रभाव उसके ज्यादा लोग होंगे ही होंगे किसी भी समिति में। ये बात सीधी थी उस समय। और कांग्रेस उस समय, आप कहेंगे कि कांग्रेस के ज्यादा लोग थे तो वो समिति गलत थी। उस समय हमारे देश के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेसी थे। और सेकंड राउंड टेबल हो, फर्स्ट राउंड टेबल हो या थर्ड राउंड टेबल हो, सब कांग्रेस ने ही किए थे, कांग्रेस की थी। और फ्रंट फुट पे हमारे देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस का ही बड़ा हाथ है। 3 आप जानते 2 मुख्य पार्टी थी, एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस ने अंत तक आजाद भारत की अखंडता और आजादी के लिए लड़ाई, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ रही थी। लेकिन अंत में जाकर मुस्लिम लीग ने क्या किया कि हमको सेपरेट चाहिए। क्या कहा दिया? हमको सेपरेट, हमको भारत की आजादी से कोई मतलब नहीं। मतलब ये तो पीछे हट गए ना। तो वही तो, और अखंडता के लिए कौन लड़ता रहा लास्ट तक? कांग्रेस लड़ती रही लास्ट तक अखंडता के लिए।
तो ज्यादा सही हम इसको क्यों नहीं कहेंगे, इसको ज्यादा सही, इसके ज्यादा लोग थे तो बात सही थी, क्योंकि अंत में जाके और ये मुस्लिम लीग ने तो जिन्ना जी ने तो ये तक कह दिया था कि हम को आजादी नहीं चाहिए, हमको बस अलग कर दीजिए इंडिया से, आप ही हमारे ऊपर राज कीजिए, लेकिन हम ये इंडियंस के साथ में रहेंगे, हमको अलग देश कर दीजिए, ये तक इन्होंने कह दिया था कि हमको आजादी नहीं चाहिए। तो आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ही फ्रंट फुट पर सबसे आगे तक थी, इसलिए इसके ज्यादा लोग रहना लाजिब था, वाजिब भी था और महत्व का भी था इसके ज्यादा लोग का रहना। अब और एक दो बात कही गई आगे कि जो ये समिति थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसमें ज्यादातर लोग या तो लॉयर थे, वकील, या तो पॉलिटिशियंस थे या नेता थे। समिति के ज्यादातर लोग या तो वकील थे या तो पॉलिटिशियन थे, नेता लोग, और कोई दूसरा वर्ग का आदमी था नहीं इसमें। तो ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं बात सही है, क्योंकि वकील लोग थे तो लीगल भाषा रहेगी, लीगल भाषा रहेगी, और लीगल भाषा किसी भी देश की आम जनता के लिए, अभी कोई देश का आम जनता उठ के जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए तो नहीं समझ में आएगा क्या क्या लिखा है। कोई अच्छा खासा किसी और जो इस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं होगा, पॉलिटिकल साइंस जिसने थोड़ी भी नहीं पढ़ी होगी कभी, वो उठ के बोलेगा पढ़ने जाएगा तो सबको दिक्कत होगी। मुझे भी दिक्कत हुई थी पहले पढ़ने में, अब सबको दिक्कत होगी, क्योंकि लीगल भाषा है, लीगल भाषा को समझना आसान नहीं होता है। तो इसलिए लॉयर ज्यादा थे तो इसलिए लीगल भाषा थी। और ये बात कुछ हद तक सही है कि सिर्फ दो ही वर्ग को लिया गया और कोई वर्ग के लोग इसमें शामिल नहीं हुए, ये एक कुछ हद तक हम इसको सही बोल सकते हैं, क्रिटिक था। और फिर जो आगे कहा गया इस समिति के बारे में कि ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज है। पहले क्या कहा गया कि इसमें कांग्रेस के ज्यादा लोग हैं, फिर कहा गया कि इसमें ज्यादातर लोग हिंदू हैं, हिंदुओं का डोमिनेशन है इस कमेटी में, ये कहा गया। और ये भी कहा, किसने बताया आपको, ये कहा लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन। ये जनाब भी इंडियन तो है नहीं, एक तो पहले ही तुमने देश का दो टुकड़ा कर दिया, भारत पाकिस्तान, तोड़ो राजनीति, पहले ही तुम जाति के आधार पर इलेक्टोरल बांट रहे थे, सिख अलग, मुस्लिम अलग, डिप्रेस्ड क्लास अलग, और ज्यादा दिन रह जाते तो बोलते भाई माँ बाप अलग, बच्चे अलग, और पता नहीं कितने टुकड़े करते ये लोग। एक तो कर दिया, और अब जब आजाद हो गए हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रहे हैं तो तुम उसमें भी फूट डाल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये कहने का ये ऐसा इसलिए इन्होंने कहा था कि ये चाहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लोग हैं ना, इस असेंबली में मुसलमान भी थे, तो वो चाहते थे कि वो लोग भिड़ जाए आपस में और ये लोग संविधान ठीक से ना बना पाए, तोड़ना चाहते थे। एक तरह से चाल चली थी उन्होंने ये बात कह के उस समय। तो एक तो तुम पहले ही तोड़, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विद्यमान लोग थे उस समय के, सभी होशियार थे, इनकी चाल समझ गए थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबने टीम के वर्क के साथ काम किया। ये लोग का तो था ही टोरो राज करो, धन के आधार पर बांटो, शुरू से ही धन के आधार पर बांटते चले गए। पिछले वीडियोस में हमने कितने डिटेल में चर्चा की कि इलेक्ट्रोल्स अलग किए, सब अलग किए इन लोगों ने हमारे, और फालतू का ज्ञान दिए दे रहे थे ये साहब की भाई हिंदू इसमें ज्यादा भरे पड़े हैं, ये हैं। और हिंदू ज्यादा क्यों थे, तो कारण था इसका एक, आपको पता था 398 सीट था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, 398 सीट्स इंक्लूडिंग कौन कौन थे इसमें, पूर्ण भारत, आज का पाकिस्तान भी, मुस्लिम लीग की भी सीट्स थे, सबके सीट्स थे। लेकिन हुआ क्या बाद में आप सब जानते हैं, मुस्लिम लीग अलग हो गया। मुस्लिम लीग बोला कि हम सेपरेट चले जाएंगे, हमको भारत की आजादी से कोई लेना देना नहीं है, हम सेपरेट हो रहे हैं। तो सेपरेट होने की वजह से मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम की अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई जो पाकिस्तान में बन गई, तो लाजमी है ज्यादातर मुस्लिम वहां चले गए, और कुछ मुस्लिम जो समझदार थे वो रहे हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो इसलिए ज्यादा हिंदू का तब था और मुसलमान की गिनती थोड़ी कम थी। तो कारण है वाजिब, क्योंकि मुस्लिम लीग के जो हेड थे जिन्ना, उन्होंने अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी थी। तो और उनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तो एक भी हिंदू नहीं था, मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक भी हिंदू नहीं था, टोटल मेंबर मुस्लिम थे। तो ये तो हमारे में फिर भी 73 सीट मुस्लिम लीग को दिया गया था, 73 सीट मुस्लिम लीग जीती थी, वहां तो एक भी नहीं था। तो ये कहना कि सिर्फ केवल हिंदुओं का डोमिनेशन था, ये गलत बात था इनका। ज्यादा संख्या थी, ये बात सही है कि असेंबली में ज्यादा संख्या हिंदू लोगों की थी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके पीछे एक वाजिब कारण है, क्योंकि मुसलमान अलग हो गए थे, वो अलग जगह चले गए थे। आज हमारे देश में मुसलमानों की गिनती कम है, ये बात कोई ठुकरा नहीं सकता कि एज कम्पेयर टू हिंदू, मुसलमान 23 करोड़ मुसलमान है, बाकी सब हिंदू सिख ईसाई हैं। क्यों? क्योंकि आप
बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे उस समय, तो उनकी पीढ़ी वहां पर ही आगे जा करके। तो इसके पीछे फैक्चुअल कारण है, आप कारण देखिए चीजों को। तो ये क्रिटिक भी फालतू का था, गलत था। अगर कारण को देखेंगे तो ये क्रिटिक किसी काम का नहीं था। तो ये कुछ आरोप थे, क्रिटिसिज्म थे जो लगे हमारे असेंबली पे। लेकिन कितने भी आरोप लगे, कुछ हुए, लेकिन अंततः जाके असेंबली ने इन सब आरोपों पे ध्यान नहीं दिया, किसी भी क्रिटिसिज्म पे हमारी कमेटी ने ध्यान नहीं दिया। और बिल्कुल सही किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अपने काम पे ध्यान दिया। और अंत में आके इतना बेमिसाल संविधान हमारे सामने रखा जो भारत के हर तख्ते, हर वर्ग के लोग को बराबर अधिकार देता है रहने का, खाने का, जीने का। देश में हर तख्ते के लोगों को बराबर अधिकार देता है। ये संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। लोग भरे करे पर संविधान नहीं करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। असेंबली, पहला फैक्ट ये था कि जैसे कि हम कुछ भी समिति बनाते हैं तो उसका एक सिंबल बनाते हैं। तो जैसे कि आज हमारे भारत का अशोक चक्र, ये सब कुछ भी सिंबल बनाते हैं किसी भी समिति कमेटी का। तो इन्होंने भी एक सिंबल बनाया, या हम इसको सील बोल सकते हैं, सिंबल बनाया सील। इसमें जो था इन्होंने एक एलिफेंट को दिखाया, हाथी। इनके आप गूगल करके देख लीजिएगा क्या है इनका सील कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, आपको दिख जाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सिंबल में एलिफेंट है, हाथी, प्रमुख तौर पे हाथी को दिखाया गया था। ऐसी वन लाइनर है, पूछ सकता है छोटे मोटे पीसीएस के एग्जाम में पूछ सकता है वन लाइनर क्वेश्चन कि किसको दिखाया गया, एलिफेंट को दिखाया गया। फिर एक दूसरा फैक्ट, तो बी एन राव जी हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ये एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इनका पद क्या था, तो इनका पद था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का। इनका नाम पूछा जाता है कभी कभी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था। फिर एक और शख्स थे एच.वी.आर. अयंकर। ये जो थे हमारे सेक्रेटरी थे। ये बात सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ये सब कौन थे आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो सब बताएंगे उतनी। प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वर्किंग हमने पिछले वीडियो में देखा है डिटेल में। तो सेक्रेटरी कौन थे हमारे, सेक्रेटरी एच.वी.आर. अयंकर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ये वन लाइनर सब है, फैक्ट्स हैं, याद करने वाली चीजें हैं, पूछ सकता है वन मार्कर के लिए। एच.वी.आर. अयंकर सेक्रेटरी और बी.एन. रॉय आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और वो सिंबल में आपको एलिफेंट दिखेगा, हाथी दिखेगा उसके। और फिर एक और शख्स थे एस.एन. मुखर्जी। ये जनाब हमारे चीफ ड्राफ्टमैन थे। अब ड्राफ्टमैन देखिए क्या होता है, जैसे कि हमारे संविधान में भाषाएं हैं ना दी हुई, जितनी भाषाएं दी हैं उसको हम मान्य भाषाएं बोलते हैं। जो परीक्षा या जो भी कुछ होगा डॉक्यूमेंट उन भाषाओं में दे सकते हैं हम लोग। तो वो संविधान में हम कौन सी भाषाएं ऐड करेंगे वो इन्होंने तय किया था कि लैंग्वेजेस, जो भी लैंग्वेजेस संविधान में एडेड हैं, आज के डेट में कितना 24 की 25 लैंग्वेजेस एडेड हैं, वो इन्होंने एस.एन. मुखर्जी ने सजेस्ट किए थे। इन्हीं के थे, इन्होंने डिसाइड की थी कौन सा लैंग्वेज। और फील्ड, ऐसे नहीं कि मुंह जबानी नहीं बोलते थे, ये इन्होंने फील्ड वेरीफाई करके, फील्ड विजिट करके और सब कुछ को मुआयना करके इन्होंने तय किया था। फिर एक और थे नाम, ये बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, देखिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये जो थे ना, ये हमारे कैलीग्राफर थे। मतलब आप जो हैंडराइटिंग देखते हैं ना, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हैंडराइटिंग देखेंगे कलम से लिखी हुई, तो इनका है। यही जनाब हैं जिन्होंने लिखा था राइटिंग। मतलब सब लोग बना बना के देते थे। मतलब जैसे ये टीम है, मैंने किसी को दे दिया कि तुम ये टीचर्स के ऊपर लिखो, तुम स्टूडेंट्स के ऊपर लिखो, तुम उसके ऊपर लिखो। सबने अपना अपना एक एक पेज ला के दे दिया। और अब एक बंदे को बोला कि ये सारे पेज यहाँ हैं, आप इसको एक कॉपी में लिखिए। तो ये जनाब थे जिनको सबने अपना रिपोर्ट ला के दिया, और इन्होंने उन सभी रिपोर्ट को एक बुक में लिखा, जिस बुक को हम संविधान बोलते हैं, जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। तो इन्होंने लिखा था अपने हाथों से, वो भी कलम से। ये खासियत थी, कलम से लिखा गया था।
और कैसे स्टाइल में लिखा था, इन्होंने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था। इटैलिक स्टाइल आप देखेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट पे हम लोग जाते हैं टेढ़ा टेढ़ा जैसा कर्सिव जैसा, इन्होंने अपने हाथों से लिख दिया था उस स्टाइल में, इटैलिक स्टाइल में। तो ये कैलीग्राफर थे हमारे। बाद में और भी बहुत नाम है, नंदलाल मिश्रा जी जिन्होंने डेकोरेशन का काम किया, कि जैसे सुंदरता आप देखेंगे, बुक देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की वो बहुत सुंदर लगता है देखने में, डेकोरेशन किया हुआ है, इधर फूल बने हुए हैं, इधर फूल बने, ऊपर ऐसे शेर का डेवलप बना हुआ है। तो ये डेकोरेशन सबका काम नंदलाल बिहारी जी ने किया, फिर ऐसे ही अलग अलग लोगों ने किया, लेकिन मुख्य लिखने का काम इन्होंने किया था। सभी रिपोर्ट को लेकर के लिखा था इन्होंने। और ठीक है, ये था आपका। और लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं एक, हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली जो है, ये बात याद रखिएगा, इंग्लिश में बना था, हिंदी में नहीं बना था। हमारा संविधान इंग्लिश में बना था, हिंदी में इसको बनाने का बाद में सोचा गया, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में। और वो ट्रांसलेट कैसे किया गया, 98 ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, 58 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट्स क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर के। ओवरव्यू आपको दिखा दूं कि समझिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा बना है कि उसमें ये दिया हुआ है कि आगे के जरूरतों के हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बदलाव कर सकते हैं। हमको इजाजत, ये कुछ सेक्शन में हमको बदलाव करने की ये संविधान हमें इजाजत देता है कि हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो वही बदलाव करने के लिए अमेंडमेंट लाया जाता है, जो फाइनली प्रेसिडेंट साइन करते हैं दोनों हाउसेस से पास होने के बाद। तो ये होता है अमेंडमेंट। तो 98वां अमेंडमेंट एक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कहा गया कि मांग उठी थी कि भाई हमारा, क्योंकि और ये कब आया था बोलते हैं यार, 1987 में आया था ये अमेंडमेंट एक्ट। क्या हुआ क्या, तो उस समय तो बड़े आराम से चल रहा था, पर इस समय मांग उठी कि भाई हमारा भारत देश का मुख्य भाषा तो हिंदी है, राज्य भाषा हिंदी है भारत का, तो हमारा संविधान हिंदी में होना चाहिए, मतलब हिंदी में भी होना चाहिए, इंग्लिश है ठीक है, हिंदी में भी होना चाहिए इन्होंने कहा। और कब आया, 1987 में इतना लेट जाकर के मांग उठी, मतलब 1950 से लेकर के 1987 तक हमारा संविधान ओनली वन लैंग्वेज में अवेलेबल था, इंग्लिश में। 1987 में जाकर के मांग उठी कि भाई हमको हिंदी भी होना चाहिए। तो 1987 में फिर ये अमेंडमेंट आया, और इस अमेंडमेंट ने क्या किया, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 39 एक नया आर्टिकल ऐड किया, वो आर्टिकल है 394A। ये आर्टिकल को ऐड किया गया, ये आर्टिकल को ऐड किया गया कि हमारा हिंदी टेक्स्ट भी होगा संविधान के अंदर। ये आर्टिकल ऐड किया, और ये आर्टिकल कहां पे एक्ट हुआ जाकर के, ये आर्टिकल लास्ट पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट है, जो 22वां पार्ट है, यहां पे जाकर के ये आर्टिकल को ऐड कर दिया गया कि हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेस्ट के लिए। अब ये लास्ट पार्ट कहता क्या है कि लास्ट पार्ट में ही क्यों ऐड किया, तो लास्ट पार्ट की अगर आप हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग क्या है आज के कॉन्स्टिट्यूशन में, बोलो अभी अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसकी हेडिंग देखिएगा क्या है उसकी हेडिंग, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, और क्या लिखा है, ऑथोरिटी टेक्स्ट इन हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन। ये है, ये जो है ना, ये टेक्स्ट ऑथोरिटी टेक्स्ट इन हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐड किया गया हमारे 98वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आर्टिकल हुआ 394A, ये आर्टिकल है 394A, और पार्ट है 22वें पार्ट में ये आर्टिकल ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी आप पार्ट लिखे तो रोमन में लिखाता है, नंबर नहीं लिखाता, ये हमेशा याद रखिएगा। आप ऐसे 22 लिखेंगे तो वो नहीं, यूपीएससी के संदर्भ में बोलूं, अगर ऐसे नॉर्मल कहीं लिखना जाएंगे तो ठीक है, लेकिन आंसर राइटिंग में अगर वैसा 22 लिखेंगे तो संभव नहीं है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा रोमन में, ये है। तो फाइनली ये कहा गया कि हिंदी टेक्स्ट को भी ऐड किया जाएगा, और किया गया हिंदी टेक्स्ट को ऐड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसके लिए। लेकिन और एक और चीज कहा गया कि अब, और ये होने के बाद फाइनली हो गया कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सब करने के बाद अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अब पब्लिश होगा हिंदी में भी, हिंदी में पब्लिश किया जाएगा।
अब हिंदी में तैयार करने के लिए अब भी एक समिति बनाई गई, एक लीगल लोगों की टीम बनाई गई और एक हिंदी विशेषज्ञों की टीम बनाई गई। अब कुछ जगह होता क्या है कि हिंदी इंग्लिश में कुछ लिखा है और उसका हिंदी अगर ट्रांसलेट करना है तो कुछ और अर्थ निकल जाता है, होता है ना, अर्थ बदल जाता है कुछ चीजों में, कि इंग्लिश में कुछ लिखा है और गए हिंदी में उसका कुछ करने तो अर्थ बदल गया। तो ये समस्या यहाँ क्लियर कह दिया गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिखना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है कि अर्थ ना बदले, और अगर अर्थ बदल रहा है तो आप उस तरीके से हिंदी को घुमा फिरा के लिखिए कि अर्थ वही रह जाए। आप कुछ तो मतलब कीजिए, ऐसा बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए था, मतलब कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए था, मीनिंग उसका चेंज नहीं होना चाहिए था, जो इंग्लिश में वही मीनिंग उसका वहां निकलना चाहिए, ऐसा क्लियर कर दिया गया। और ये करेगा कौन, इसके अरेंजमेंट्स कौन करेगा, ये कमेटी बनाएगा, ये सब कुछ करेगा कौन, ये करेगा हमारा प्रेसिडेंट, हमारा राष्ट्रपति ये करेगा। ये कहा गया कि हमारा प्रेसिडेंट इन सब चीज की अरेंजमेंट करेगा, ये सब कुछ देखेगा, वो करेगा सब कुछ। और साथ साथ ये भी कहा, जैसे कि देखिए आज जो हम अपना संविधान देखते हैं तो वो ओरिजिनली बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान तैयार क्यों नहीं, उसमें तो 387 आर्टिकल ही सब थे, आज तो 452 आर्टिकल कुछ ऐसे सब आ गए हैं। तो ये सब क्यों हुए, मतलब जो मॉडिफाइड है, तो ये सब थे कि अमेंडमेंट्स आए, जैसे अभी बताओ कि 58वां अमेंडमेंट में हिंदी जुड़ा, मतलब कितने, इस पर 57 अमेंडमेंट और हो चुके, और अभी तो 119 अमेंडमेंट हो चुका है, इतना अमेंडमेंट आ गया। तो मतलब ये अमेंडमेंट्स आए और नए नए आर्टिकल जुड़ते गए संविधान में, नया नया संशोधन होता गया, फिर कुछ जुड़े गए। तो इन्होंने कहा कि जितने अमेंडमेंट हुए हैं आज तक, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया हुआ था B.R. अम्बेडकर जी का, वो तो होगा हिंदी में ट्रांसलेट, इंक्लूडिंग जो ये अमेंडमेंट्स हुए, जो ये अमेंडमेंट्स आए, इनको भी ट्रांसलेट करके ऐड करना है। और ये भी कहा गया फ्यूचर में आप जो भी अमेंडमेंट पेश करेंगे वो आपका हिंदी में भी होना चाहिए और इंग्लिश में भी होना चाहिए, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। आपकी कोई भी फ्यूचर में, आज भी अगर कोई जाके कोई बिल पेश करता है तो बिल की 2 कॉपी होनी चाहिए, नियम है वो, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, ये इसी के तहत नियम बन गया। तो दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट से लेकर के उसके हिंदी ट्रांसलेट होने तक का। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब हमारा संविधान बन के तैयार है। अब हम संविधान को पढ़ेंगे, अब अगली क्लास से संविधान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसमें है क्या। अब हम भी डिटेल में पढ़ेंगे संविधान को कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।